नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। विवादों में टेंडर प्रक्रिया की बात करेंगे। तहजीब और विरासत की नगरी लखनऊ से जुड़ी एक अहम खबर। हुसैनाबाद स्थित ट्रस्ट फैसिलिटेशन सेंटर यानी म्यूजियम की टेंडर प्रक्रिया अब गंभीर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि महज 3 महीनों के भीतर टेंडर की शर्तों में ऐसे बदलाव किए गए जिनसे एक विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। राजस्व में भारी कटौती, पात्रता शर्तों में ढील और ठेके की अवधि बढ़ाने जैसे फैसलों ने पूरे मामले को विवाद में खड़ा किया है। वकीलों ने इसे नियम के खिलाफ बताते हुए जांच और कार्रवाई की मांग उठाई है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तहजीब और विरासत की नगरी लखनऊ के हुसैनाबाद स्थित ट्रस्ट फैसिलिटेशन सेंटर यानी म्यूजियम की टेंडर प्रक्रिया अब विवादों में घिर गई है। अधिवक्ता रोहित कांत व उनके सहयोगी आशाब हुसैन द्वारा आरोप लगाया गया है कि टेंडर की शर्तों में महज 3 महीने के भीतर ऐसे बदलाव किए गए हैं जो किसी विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की और साफ इशारा कर रहे हैं। टेंडर में हुए बदलावों के अनुसार सरकार के राजस्व में भारी कटौती की बात सामने आई है, जहां वार्षिक किराया 20 लाख से घटाकर 8 लाख कर दिया गया है। वहीं पात्रता शर्तों में बदलाव कर न्यूनतम टर्नओवर और अनुभव के बिना ही दूसरी टेंडर प्रक्रिया को बदलाव कर अपनी चहेती कंपनी को लाभ देने के लिए ये बदलाव किया गया है। ऐतिहासिक हुसैनाबाद में एक एलडीए द्वारा जो है वो एक म्यूजियम बनाया गया। उस म्यूजियम के संचालन के लिए सरकार ने, एलडीए ने, ठीक है, टेंडर दिसंबर में टेंडर डाला। ठीक है, उस टेंडर में 3 बेसिकली कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे हिसाब से शायद एक कंपनी बॉम्बे की थी, 2 कंपनी दिल्ली की थी, और जो धनराशि रखी वो 20 लाख रुपए की धनराशि रखी। उस 20 लाख रुपए की धनराशि में 3 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये दिसंबर में टेंडर हुआ। जनवरी में टेक्निकल बिट में भी वो तीनों कंपनी जो है वो पास हो गई। ठीक है, उसके बाद जब ये टेंडर प्रक्रिया ओपन होनी थी उससे कुछ टाइम पहले एलडीए ने इसको निरस्त कर दिया और निरस्त करके इसकी धनराशि घटा के तकरीबन 6 से 8 लाख के बीच में कर दी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो पुरानी जो ये था कि जैसे उसमें पहले ये कह रहे थे कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, दूसरी जो रीटेंडर वाली प्रक्रिया में ये भी नहीं रहा कि कोई भी एक्सपीरियंस फर्म हो चाहे ना हो वो पार्टिसिपेट कर सकती है। तो इसमें बेसिकली 3 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, एक राष्ट्रीय वंदना कला केंद्र है, दूसरी एक मीम है कंपनी है, और तीसरी एक और कंपनी है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बिजली बिल का भार भी अब सरकारी धन से उठाने की बात कही गई है, जिससे जनता के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। ठेके की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 20 साल करने और अनुभव की शर्तों में ढील देने को भी नियमों के खिलाफ बताया गया है। को यहाँ पे ये पता चला कि हुसैनाबाद क्षेत्र में एक म्यूजियम का निर्माण किया गया, उसमें कुछ घोटाले हुए, चलिए वो सब खैर आज की बात है। उस म्यूजियम के रखरखाव के लिए एक टेंडर निकाला गया। उस टेंडर को दिसंबर में निकाला गया और ये कहा गया उसकी कुछ शर्तें रखी गई। जैसे एक शर्त ये थी कि जो भी आदमी होगा, जो फर्म होगी, वो उसका टर्नओवर 4 करोड़ का होगा। इसके अलावा टेंडर में उस समय 20 लाख रुपए सालाना देना था उस फर्म को। मगर ये टेंडर निकला, टेंडर निकलने के बाद से टेंडर एक्सेप्ट हुआ। वकीलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता अनिवार्य है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले में 4 प्रमुख बातें रखी गई हैं। संदिग्ध टेंडर प्रक्रिया पर तत्काल रोक, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और कार्रवाई हो, टेंडर संशोधन को मंजूरी देने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, पूरी प्रक्रिया को रद्द कर पारदर्शी तरीके से दोबारा टेंडर कराया जाए। अब देखना होगा कि इन आरोपों के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है और क्या इस विवादित टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगती है या नहीं। लखनऊ से के न्यूज के लिए रामानुज भट्ट की रिपोर्ट। पर हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से रामानुज भट्ट जुड़ गए हैं। रामानुज जी, आपसे सवाल है, टेंडर प्रक्रिया विवादों के घेरे में है। म्यूजियम टेंडर पर यह छड़ा विवाद इस समय बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। क्या कुछ अपडेट आपके पास है, किस प्रकार का इसमें जो है विवाद है? देखिए, अगर बात की जाए कि पूरे टेंडर प्रक्रिया में जो हुसैनाबाद ट्रस्ट के लिए की गई थी, उसके अंदर जो है पहली जो बिड खोली गई थी वो थी 20 लाख की, जिसका जो है निर्धारित किया गया था। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो 3 कंपनियां थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद जब वो टेंडर खुला, सिर्फ फाइनेंशियल बिड नहीं खुली थी, टेक्निकल बिड खुलने के बाद जो है
तीनों कंपनियां जो है उसमें क्वालिफाई कर रही थी और उसके बाद जो है ये टेंडर जो है निरस्त कर दिया गया। उसके बाद फिर दोबारा एक टेंडर निकाला जाता है उसी ट्रस्ट के लिए, उसी जो है म्यूजियम के लिए। वो जो है 20 लाख रुपए सालाना के ऊपर था, वो जो है बदलकर जो है 8 लाख रुपए सालाना कर दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है ये पूरा एक प्रक्रिया ही अलग कर दी गई। पहले टेंडर के अंदर जो है इसमें जो है पूछा गया था, उसमें अनुभव मांगा गया था, लेकिन दूसरे टेंडर प्रक्रिया जब इन्होंने करी उसके अंदर जो है कोई अनुभव नहीं था, उसमें अनुभव नहीं मेंशन किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किसी अपनी या किसी चहेती या किसी को लाभ देने की कोशिश की गई है। और उसमें जो टेंडर प्रक्रिया में जहां पर 20 लाख रुपए जो है मिनिमम कॉस्ट रखी थी, उसके ऊपर ही सबने बिड लगाई थी और उसी मिनिमम कॉस्ट को घटाकर जो है 8 लाख रुपए लगभग कर दिया गया है और उस पर जो है टेंडर निकाला गया था। तो उस प्रक्रिया को अभी हालांकि अभी जो है जो बिड हुई है उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि अभी तक शायद टेक्निकल नहीं खुला है और जो फाइनेंशियल नहीं खुला, टेक्निकल खुल गया है। तो ऐसे में जो टेक्निकल टेंडर खुलने के बाद फाइनेंशियल अगर जो भी कंपनी सबसे जो है ज्यादा बोली लगाएगी उसको मिलेगा। उसमें एक प्रक्रिया के अंदर एक समस्या और थी। पहली प्रक्रिया की जो है जो भी बिजली का खर्च था वो जो टेंडर कंपनी लेती उसको वहन करना पड़ता, लेकिन इसमें जो है फिर नोटिफाई कर दिया गया है और इसके अंदर जो है बिजली का 4 लाख रुपए का जो खर्च है वो भी जो है एलडीए भुगतान करेगा। तो अभी समझिए कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है भ्रष्टाचार की जो है वो कहीं ना कहीं जो है शिकायत जो है लोगों ने की है और इसमें जो है कहीं भ्रष्टाचार होने की पूरी आशंका, जिसके लिए जो है ये प्रेस वार्ता जो है की गई थी। जी रामानुज भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो टेंडर प्रक्रिया पर विवाद अब खड़ा हो गया है। अब बात करेंगे 5 महीने लाश के साथ। यूपी के मेरठ जिले के एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सदर बाजार क्षेत्र में एक बंद मकान से शुक्रवार रात एक युवती का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच के सामने आया है कि लगभग 5 महीने पहले युवती की मौत हो चुकी थी और शव उसी घर में पड़ा रहा। जानकारी के अनुसार मृतका का पिता घटना के बाद घर छोड़कर देहरादून चला गया था और फिर वापस नहीं लौटा। शक होने पर भतीजे ने घर में प्रवेश किया, जहां तेज दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर शव को कब्जे में लिया और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने मृतका के पिता की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है। करीब 5 महीने से घर में शव पड़ा हुआ था, दुर्गंध आ रही थी। पिता घटना के बाद देहरादून चले गए थे। भतीजे की सूचना पर पुलिस ने शव को बरामद किया है। फॉरेंसिक टीमें आई हैं, जांच में पुलिस जुटी है। पिता की जो स्थिति है वो संदिग्ध इसमें मानी जा रही है। पिता घटना के बाद देहरादून चले गए थे। उसके बाद भतीजे की सूचना पर पुलिस ने शव को बरामद किया है। बंद मकान से युवती का शव बरामद हुआ है। इसी खबर पर हमारे साथ मेरठ से राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। राजू शर्मा जी, सवाल है आपसे, 5 महीने से बंद मकान में युवती का जो शव है वो पड़ा हुआ था, तो अब किसी को पता कैसे नहीं चला? जानकारी मिली है कि मेरठ के सदर थाना इलाके में एक बंद मकान में 5 माह से एक युवती का जो शव है वो पड़ा हुआ था और वो वहां पर मिला है। सूचना पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने शव अंदर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दावा किया गया है कि जो पिता है वो युवती के मरने के बाद हरिद्वार चले गया था और वहां पर पिछले 4 महीनों से रह रहा था। दावा ये भी किया गया है, पुलिस की तरफ से बताया गया है कि युवती जो है एक काला पीलिया नामक बीमारी होती है उससे ग्रस्त थी और जो उसके पिता थे लगातार किसी मौलवी के जरिए उसकी झाड़ फूक से इलाज कराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब इलाज नहीं हो पाया तो आखिरकार युवती ने तड़प कर दम तोड़ दिया। उसके बाद जो पिता है तकरीबन 5 या 6 दिन तक युवती के साथ ही मृत शरीर के साथ ही जो है पूरे मकान में रहा और उसके बाद
घर का ताला लगाकर हरिद्वार चला गया था। पुलिस ने जैसे ही इस पूरी जानकारी का इनपुट मिला, पुलिस मौके पर पहुंची और शव निकालकर मोर्चरी के लिए भेज दिया है। वहीं संदिग्धता के आधार पर युवती के जो पिता है उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। दावा ये किया गया है कि युवती के जो पिता है, युवती की मृत्यु होने के बाद हरिद्वार चले गए थे और वो आसपास के किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं रखते थे, ना ही अपने रिश्तेदारों से, ना ही पड़ोसियों से किसी भी तरीके का संपर्क नहीं रखते थे, ना ही संबंध रखते थे, जिसकी वजह से किन्हीं लोगों को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं हो पाई। और जो मोहल्ले के लोग थे वो ये सोच रहे थे कि जो बेटी और पिता है वो कहीं बाहर गए हुए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंदर एक जो लाश है युवती की वो पड़ी हुई है। जैसे ही कल पुलिस को इनपुट मिला, इनपुट के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद शव मौके से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पूरे जो मकान है उसको सील कर दिया गया है। बताया गया है कि जो पिता है वो शिक्षा विभाग से रिटायर्ड था और जो मृतक युवती है वो भी टीचर बताई गई है, कंप्यूटर की वो टीचर थी और एक प्राइवेट स्कूल में वहां पर जो है प्रैक्टिस करने का काम किया करती थी। पूरे मामले के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, सनसनी फैली हुई है। पिता पुत्री के रिश्ते पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पिता अपनी पुत्री के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। पिता और पुत्री का जो रिश्ता है बड़ा ही अटूट माना जाता है और वही पिता जो मृत्यु होने के बाद बेटी के पहले तो 5-6 दिन तक उसके साथ उसी मकान में रहा और फिर मकान बंद कर देहरादून और हरिद्वार चले गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और तमाम जो साक्ष्य है वो जुटाने में जुटी है। साथ ही पिता से भी पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला मेरठ के सदर बाजार इलाके का है। अब पुलिस पिता से पूछताछ करने में जुटी हुई है। जी राजू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो हमारे संवाददाता ने बताया कि पिता की स्थिति इसमें गंभीर है और भतीजे की सूचना पर पुलिस ने सबको बरामद किया है। पिता की स्थिति इसमें संदिग्ध बताई गई है। अब बात करेंगे सीएससी या स्लीपिंग जोन। खबर हमीरपुर से है, जहां के न्यूज़ इंडिया की पड़ताल में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत की पोल खुल गई है। रिपोर्ट के अनुसार कुरार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी के दौरान लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। रात होते ही अस्पताल का माहौल बदल जाता है और ड्यूटी पर तैनात फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय और डॉक्टर सोते नजर आते हैं। रात करीब 11 बजे के बाद अस्पताल स्टाफ मरीजों की देखभाल की बजाय आराम करता दिखता है। स्थानीय लोगों के अनुसार मरीजों के बिस्तर का उपयोग भी स्टाफ द्वारा किया जाता है। मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आइए ले चलते हैं हम आपको सीधे डॉक्टर के कक्ष में कि फिलहाल जो डॉक्टर साहब हैं क्या कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीर, जो डॉक्टर साहब हैं वो भी आराम से सो रहे हैं, चद्दर ओढ़े हुए थे, गहरी नींद में थे। आंखें देख सकते हैं, आंखें बता रही हैं कि शायद डॉक्टर साहब को गहरी नींद लग गई थी। आंखें लाल हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ हो रहा है। ये नाम पढ़ सकते हैं आप। और ये डॉक्टर अनिल कुशवाहा जी का कक्ष है जिसमें आप सो रहे थे और अभी अभी कैमरा देखने के बाद नींद से उठे। तो कहीं ना कहीं ये जो हालात है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, ये हमीरपुर स्वास्थ्य विभाग के ऊपर एक काले दाग के समान नजर आ रहे हैं। बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। आप सो रहे थे? आप सो नहीं रहे थे? अभी हमने देखा, हमारे कैमरे में आए हैं कि आप लेटे हुए थे, आपको आपके फार्मासिस्ट ने बताया। तो देखिए, रात का महज अभी 11 ही बजा है और फार्मासिस्ट हो चाहे डॉक्टर हो या वार्ड बॉय, तीनों ही गहरी नींद में बेहतरीन सपने देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से समझा जा सकता है कि जो हमीरपुर के जिम्मेदार बड़े अधिकारी हैं वो भी कभी इन अस्पतालों का निरीक्षण करने नहीं पहुंचते, जिसके चलते यहाँ आने वाले मरीजों को भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा निश्चित ही। सिद्धार्थ द्विवेदी के इंडिया, हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आम जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावे करती है। लगातार देखा जाता है कि डिप्टी सीएम अलग अलग जनपदों के हॉस्पिटलों का निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं, कहीं किसी डॉक्टर को फटकार लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमीरपुर जनपद की जो हकीकत है आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देख सकते हैं ये कुरारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। इस वक्त रात का लगभग 11 बज रहा है और आज हम आपको इस हॉस्पिटल की इमरजेंसी दिखाने आए हुए हैं कि रात में अगर कोई घटना घटित होती है, कोई आदमी, कोई जरूरतमंद मरीज अस्पताल में पहुंचता है तो उसको किस तरह की सेवा यहाँ मिलती है।
फिलहाल देख सकते हैं जो सामने दरवाजे हैं वो बंद हैं। ये शायद कुछ लोग हैं जो यहाँ सो रहे हैं, से बातचीत कर लेते हैं। सर, आप क्या यहाँ पे डॉक्टर हैं? आइए, आप डॉक्टर हैं? आप फार्मासिस्ट हैं? तो सो रहे हैं यहाँ रात में? ये तो आपका ड्यूटी टाइम है ना, ये हमने देखा। यहाँ देख सकते हैं एक शख्स और हैं, ये फिलहाल गहरी नींद में नजर आ रहे हैं। जो कंबल मरीजों के लिए था वो हॉस्पिटल का स्टाफ ही उपयोग में ला रहा है। बाकायदा देख सकते हैं कूलर चल रहा है, ठंडी हवा लग रही है और कहीं ना कहीं जब ठंडी हवा लगती है ऐसे गर्मी के मौसम में तो अक्सर नींद आ जाती है। का भी इस समय गहरी नींद में था और हमारे आने के बाद जग गया। कौन है जान सकते हैं? ये वार्डवा है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें निकल के पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक बड़ा सवालिया कि आखिर उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के जो बड़े बड़े दावे को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमीरपुर जनता में किस तरह धराशाही साबित हो रहे हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी, इंडिया, हमीरपुर। इसी खबर पर हमारे साथ सिद्धार्थ जुड़े हैं। सिद्धार्थ, आपसे सवाल है, आपकी पड़ताल के बाद सीएससी में जो लापरवाही डॉक्टर वार्ड बॉय के द्वारा जो सोते हुए पाए गए हैं, क्या जिला प्रशासन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी जागे हैं या अभी तक जो है नींद में वह भी सो रहे हैं? सिद्धार्थ, अनम्यूट करिए अपना। बिल्कुल आपको बताते चले कि फिलहाल इस वक्त जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से निकलकर जो तस्वीरें कल रात की सामने आई हैं कि पूरा जो स्टाफ, चाहे डॉक्टर, फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय, तीनों ही सो रहे थे। फिलहाल इस पर अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई करने जैसी या कोई भी अन्य दावे अभी तक सामने नहीं आए। फिलहाल जो जैसी व्यवस्थाएं हैं वैसे ही चल रही हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कई बार हमीरपुर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही देखी गई है। चाहे बात करें डिप्टी सीएम की, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बीते कुछ दिनों पहले जो हमीरपुर के सीएमओ है गीतम सिंह, उनके ऊपर भी एक लापरवाही का आरोप लगाते हुए तंज कसा था। बाकायदा उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट भी किया था, जिसके बाद भी जो सीएमओ है वो अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि लगातार जो सीएससी केंद्र है वो महज हमीरपुर जनपद में रिफर सेंटर बन गए हैं। अगर कोई जरूरतमंद मरीज किसी गंभीर हालत में इन सीएससी केंद्रों पर पहुंचता है तो उसे इलाज न मिलकर बल्कि एक लेटर थमा दिया जाता है उसके हाथ में और उसे बाकायदा रेफर कर दिया जाता है हमीरपुर जिला अस्पताल और यहाँ से कानपुर तक। कहीं ना कहीं ये जो सीएससी केंद्र है ये अब सिर्फ 4 दीवारी के कमरे कक्ष के समान ही रह गए हैं। आपको बताते चले जब बीती रात जी सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर जो है अभी तक कार्रवाई जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा नहीं की गई है। ये लापरवाही बरतने के बावजूद भी जो है प्रशासन नहीं जागा है। अब लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे मिर्जापुर में मर्डर। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मिर्जापुर में मर्डर सरेआम। मिर्जापुर थाना कटरा कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने वरिष्ठ अधिवक्ता व ग्राम प्रधान राजीव सिंह उर्फ रिंकू की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने की सारी घटना लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक मिर्जापुर में दिन दहाड़े एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो सुबह सुबह टहलने निकले थे और इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 अपराधी पहुंचे, जिसमें से एक ने टहल रहे रिंकू सिंह पर देसी तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उन्हें बिल्कुल पास से गोली मारी गई, जिससे इस मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दिन दहाड़े इस हत्या की खबर से पूरे शहर में सनसनी मच गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गोली मारने के बाद भागते वक्त कुछ देर तक हत्यारों की बाइक स्टार्ट भी नहीं हुई। गोली मारने वाले हत्यारे ने खुद मोटरसाइकिल की आगे की सीट पर बैठ बाइक को स्टार्ट किया। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि जब उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी तो इस दौरान कुछ लोग उन्हें पकड़ने आगे आए, जिससे पीछे बैठे व्यक्ति ने देसी तमंचा दिखा के डराया और दोनों मोटरसाइकिल स्टार्ट होते ही भाग निकले। घटना कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के कतवारू इलाके की है। आशुतोष त्रिपाठी मिर्जापुर से हमारे साथ लाइव हैं। आशुतोष, दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, प्रशासन क्या प्रतिक्रिया है इस हत्या के बाद?
जी, मैं आपको बता दें कि आज सुबह जो है करीब 7:30 बजे राजीव कृष्ण सिंह जो थे वो अपने घर से बाहर जो है टहलने निकलते हैं, प्रतिदिन की भांति टहलने निकले थे। और जैसे ही टहलने निकले थे, दो व्यक्ति आए, पहले से खड़े थे और मौका देख जैसे ही वो उनके पास आए, एक व्यक्ति उतरा। आप सीसीटीवी में भी देख सकते हैं, व्यक्ति उतरा। उतरने के बाद डायरेक्ट जाके कट्टा निकाल के सीधा जो है उनके सीने पे मारता है गोली। उसके बाद कुछ देर बाद जो है जिला प्रशासन की टीम पहुंचती है वहां पे। पहुंचने के बाद जो है एसपी जो है इसको पुरानी रंजिश बता के मामले को एक तरफा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि राजीव कृष्ण सिंह ने के पहले जो है ये व्यक्ति उसके पहले भी इनके ऊपर कई बार हमला कर चुका था, कई बार धमकी दे चुका था। इसकी आप देख सकते हैं कि इनके एक लेटर भी वायरल हुआ है राजीव कृष्ण सिंह का, जिन्होंने डायरेक्ट जो है एसपी से, थाना अध्यक्ष से बाकायदे प्रार्थना पत्र देकर अपनी जान माल सुरक्षा की गुहार लगाई थी कि जो है ये व्यक्ति हमको, हमारे परिवार को जान से मारने की कोशिश कर रहा है, आए दिन धमकी देता है। अगर पुलिस प्रशासन उसी समय मौके पे उस प्रार्थना पत्र पे कार्रवाई करती तो आज जो है दिन दहाड़े जो है आज हत्या हुई, आज हत्या नहीं होती। जी आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो मिर्जापुर में दिन दहाड़े गोली मारकर एक वकील और प्रधान की हत्या कर दी गई है, जहां आप देख सकते हैं कि हत्यारे की बाइक भी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। अब बात करेंगे कहां गया तालाब। बुलंदशहर के खुर्जा में एक ऐतिहासिक तालाब अतिक्रमण की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। कागजों में 38 बीघा दर्ज इस तालाब की जमीन मौके पर घटकर महज 20 बीघा रह गई है। करीब 18 बीघा भूमि पर अवैध कब्जे के आरोपों ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे अहम बात यह है कि करोड़ों की सौंदर्यकरण योजना शुरू होने से पहले ही जमीन गायब होने का मामला सामने आ गया। राजस्व रिकॉर्ड में तालाब की कुल जमीन 38 बीघा दर्ज है, लेकिन मौके पर केवल 20 बीघा ही बची है। बाकी जमीन पर कब्जे होने की बात सामने आ रही है, जिससे यह पूरा मामला संदिग्ध बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तालाब के सौंदर्यकरण के लिए करीब 4.5 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। जल निगम द्वारा इसका टेंडर CNDC-DS कंपनी को दिया गया है, लेकिन जमीन की कमी के चलते परियोजना शुरू होने से पहले ही अटक गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा अतिक्रमण संभव है। हालांकि अधिकारी तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अनवर हुसैन ने जांच कर दी है। इस विषय में मेरी संपत्ति प्रभारी और संपत्ति बाबू की पूरी टीम एक बनाई गई है। उनसे कहा गया है आप लोग जाकर फील्ड का निरीक्षण करें और ऐसी संपत्तियों का चिन्हांकन करें। पूरे खुर्जा नगर पालिका के अंदर जो अवैध कब्जे कर लिए गए हैं या करने की कोशिश की जा रही है, अभी मेरे समय में कोई भी एक कब्जा नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। और जैसे नालों के ऊपर हमारे जो कब्जे किए गए हैं, अभी गांधी रोड से लेके और सीधे मुरारी लाल पेज तक, और इस तरह के जो नाले के ऊपर पार्ट लिए गए उनको धारा 211 और 236 जो नगर पालिका की है उसके अंदर हमने नोटिस भी जारी किए हुए हैं। और आने वाले टाइम में भी हम लोग जिसने नगर पालिका परिषद खुर्जा के अंदर सरकारी संपत्ति पे, रोड पे, नालों पे कब्जा किया हुआ उसके लिए एक अभियान चलाएंगे माननीय अध्यक्ष महोदया की सरपरस्ती में। और तहसील से सपोर्ट लेने के बाद और पुलिस विभाग से सपोर्ट लेने के बाद हम लोग नियमानुसार अभियान चलाएंगे। अब बात करें सड़क पर किसान बायोमेट्रिक पर घमासान। यमुनानगर में बायोमेट्रिक नीति के विरोध में किसानों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। भारतीय किसान यूनियन, टिकैत ग्रुप और अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने जिला सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और करीब 4 घंटे तक रोड जाम रखा। किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा लागू बायोमेट्रिक प्रणाली के कारण फसल बेचने में दिक्कतें आ रही हैं। उनका कहना है कि पोर्टल पर पूरी जानकारी अपलोड किए बिना मंडियों में फसल की खरीद नहीं हो रही, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। किसानों ने मंडियों में नमी के नाम पर कटौती, तकनीकी कारणों से फसल न खरीदने और रखरखाव की कमी जैसे मुद्दे भी उठाए। साथ ही हाल की बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर मुआवजे की मांग भी की। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। बायोमेट्रिक प्रणाली लगाई है, उससे किसानों के सीधे डेथ वारंट है। वो किसान उसमें धान नहीं बेच सकता, 100 शर्तें लगा दी है और 6 महीने की फसल किसान अपनी मंडी में सरेआम
नशा बिक रहा है पूरे प्रदेश में। बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही है ओवरलोड बिना नंबरों के, मंत्रियों की भाजपा के नेताओं की, जो सरेआम सड़कें भी तोड़ रही है, लोगों को मार रही है, उनका कोई नंबर नहीं। किसान धान बेचने उसे ट्रैक्टर का नंबर चाहिए, उसकी गुंटा लगा के वेरिफिकेशन चाहिए। अरे हमारी वेरिफिकेशन आड़ती से जो पोर्टल में है वो पूरी वेरिफिकेशन है। ये कहते हैं अभी धान घोटाला हुआ था उसको बचने के लिए कर रहे हैं, धान घोटाला तो बड़े बड़े नेताओं ने किया, वो बाहर घूम रहे हैं। किसान मोर्चे का प्रोग्राम है ये, क्योंकि हमने जो ये किसानों के लिए मंडी में जो फसल खरीद के लिए जो सरकार ने नई शर्तें थोपी हैं, हम इनका विरोध कर रहे हैं। तो पहले तो सरकार ने केवल ये था भी गेट पास बनता था, पोर्टल पर होनी चाहिए दर्ज, लेकिन अब पोर्टल पर भी है, फिर गेट पास आ गया, फिर नमी वाली बात आ गई, फिर आगे बायोमेट्रिक आ गई। ये लगातार ये शर्तें बढ़ाते जा रहे हैं। तो इन शर्तों के विरोध में आज हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा। इसमें हमारे ये यहाँ से संयुक्त किसान मोर्चा के साथी शामिल हैं। फिलहाल इस बुलेटिन बस मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख